लिखो जरा। एडिशन लॉ, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। हमने ये पढ़ा हुआ है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब होता है दो इवेंट्स जिसका इंटरसेक्शन फाई हो। यानी मैं ऐसा कुछ कह रहा हूं, एक इवेंट ए ये रहा, ये दूसरा इवेंट बी है। ऑब्वियस सी बात है, हम ये कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी फाई है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी लिखा जा सकता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। यही होती है एडिशन लॉ, क्योंकि आगे फर्दर इसके अंदर पी ऑफ ए यूनियन बी लिखते हैं जनरली, तो माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं, लेकिन ए और बी का इंटरसेक्शन तो फाई है, हम कह रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी इज गोइंग टू गिव यू पी ऑफ ए यूनियन बी। और ये बात केवल दो इवेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, अगर एन इवेंट्स भी होंगे तब भी ये बात लागू होती है। तो एक लाइन लिखिए जरा, ये लिख लो पहले फिर बोल रहा हूं। इफ A1 कॉमा A2 up till A base n are n mutually exclusive events, A1 A2 A3 up till A base n are n mutually exclusive events, then probability of A1 union A2, it goes on up till A base n, will be equal to P of A1 plus P of A2, and it goes on up till P of A base n। ये मतलब है इस बात का। क्लियर है बात ये शायद सभी को। एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, तो उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन इज इक्वल टू द उन सबकी यूनियन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। क्लियर। लिखिए क्वेश्चन लिखिए हम। पहले बहुत एक सिंपल सा क्वेश्चन करा रहा हूं, लिखो। थ्री पर्सन्स, ये मैंने दूसरे बैच में कराया हुआ है, वही क्वेश्चन लिखा रहा हूं। जिन्होंने लिखा हुआ है वो भले ही ना लिखे, है ना, और अगर लिखना चाहे तो आपकी इच्छा है। थ्री पर्सन्स कैपिटल ए बी एंड सी, थ्री persons A, B, and C appear for an interview. Three persons A, B, and C appear for an interview. The probability of the probability of A being selected, the probability of A being selected is twice that of B, twice that of B, and the probability of B being selected, probability of B being selected is three times the probability of C. Probability of B being selected is three times the probability of C.
लास्ट लाइन में लिखिए, फाइंड देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन। फाइंड देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज ऑफ सिलेक्शन। देखो ये तो तय है बात कि 3 पर्सन्स इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, तो उन सब का प्रोबेबिलिटीज का एडिशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ऑब्वियसली इक्वल टू 1 होगा। क्या मैं बोल सकता हूं 1 के बराबर होगा? क्यों 1 के बराबर होगा? अरे भी एक इंटरव्यू के अंदर में 3 लोग आ रहे हैं, तो यहां पर जो तीनों इवेंट हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो है ही है, साथ में एग्जॉस्टिव भी है, क्योंकि उस इंटरव्यू के अंदर में तीनों ही कैंडिडेट ओनली अवेलेबल है, और पक्की बात है उन तीनों में से ही किसी एक को लेना है। मेरी बात समझ आई मैंने क्या कहा? यहां तक क्लियर है सभी को बात? तो एज अ रिजल्ट पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी इज इक्वल टू 1 आ गया। अब ऑलरेडी क्वेश्चन ने क्या दिया, ए के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, यानी पी ऑफ ए इज ट्वाइस ऑफ पी ऑफ बी। एक और रिलेशन दे रखा है, क्या दे रखा है? पी ऑफ बी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ सी, पी ऑफ बी इज 3 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। क्लियर होगी बात ये? तो अब यहां से सभी को पी ऑफ सी को अगर आपने पी मान लिया, लेट अस से 3p मान लिए, बात है ना, पी ऑफ सी की वैल्यू मैंने छोटा p मान ली, तो पी ऑफ बी आ गया 3p। क्लियर? और पी ऑफ ए क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ पी ऑफ बी, यानी 2 टाइम्स ऑफ 3p, यानी आपके पास वैल्यू आ गई इसकी 6p। क्लियर होगी बात? पी ऑफ ए क्या आ गया? 6p। पी ऑफ बी क्या आ गया? 3p। पी ऑफ सी क्या आ गया? p। इन तीनों का एडिशन क्या है? 1। यानी p की वैल्यू क्या आ गई? 1/10। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पूछोगे तो क्या आएगी? ऑलरेडी लिखा हुआ 6p, यानी 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आएगी? 3p, यानी 3/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या आएगी? यानी p, यानी 1/10। ये आपकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज आ गई, ए की, बी की और सी की। इज दैट क्लियर? पक्की बात? अगर कोई बात नहीं समझ में आए दोबारा पूछ ले। डन हो गई बात? कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आई ये बात तो दोबारा पूछे। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला क्वेश्चन बोल रहा हूं, बोलना शुरू करो। लिख लिया सभी ने? पक्का डन? लिखिए। अच्छा, मैंने वो टर्मिनोलॉजी तो आप लोग को भी बता रखी है ना, ऑड्स इन फेवर और ऑड्स अगेंस्ट का, सभी को बताया हुआ है? नहीं बताया हुआ है? अच्छा, तो मैं बता देता हूं, सुन लो पहले, फिर आगे चलेंगे। एक टर्मिनोलॉजी होती है ऑड्स इन फेवर, और एक टर्मिनोलॉजी होती है ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट। ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट और ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट, ये दो टर्मिनोलॉजीज होती है। इन दोनों टर्मिनोलॉजी को समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। अगर मान लीजिए कि नंबर ऑफ फेवरेबल, है ना, नंबर ऑफ द आउटकम्स ऑफ द फेवरेबल एन ऑफ ई की बात कर लूं, लेटस से एम है, ठीक है ना। फेवरेबल चीजें किसी इवेंट के होने के लिए, फेवरेबल चीजें एम है, और टोटल चीजें लेटस से एन है। ठीक बात? ये अंडरस्टूड है? इस बात से समझ में आ रही है बात? एन ऑफ ई यानी नंबर ऑफ द थिंग्स
फेवरिंग एन इवेंट ए इज एम, एन ऑफ एस यानी नंबर ऑफ द एलिमेंट्स इन अ सैंपल स्पेस इज लेट अस से एन। यहां तक क्लियर होगी बात। ऑड्स इन फेवर का मतलब होता है फेवरेबल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल, फेवरेबल डिवाइडेड अनफेवरेबल, यानी फेवरेबल कौन है, एम, अनफेवरेबल क्या होगा, एन माइनस एम। कुछ समझ आ गई बात, ये क्लियर है बात यहां तक। फेवरेबल डिवाइडेड अनफेवरेबल, और ऑड्स अगेंस्ट में उल्टा हो जाता है, अनफेवरेबल डिवाइडेड फेवरेबल। और अनफेवरेबल क्या है, अनफेवरेबल क्या है, एन माइनस का एम, और फेवरेबल क्या है, एम, यानी उसका उल्टा। ये दो टर्मिनोलॉजीज है। ऑड्स इन फेवर मतलब फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, ऑड्स अगेंस्ट यानी अनफेवरेबल बाय फेवरेबल। और जब मैंने लिखा फेवरेबल बाय अनफेवरेबल, चाहे हम नंबर ऑफ इवेंट्स की बात करें या प्रोबेबिलिटी की बात करें, दोनों केस में एक ही बात है, यानी फेवरेबल कितने आउटकम्स हैं डिवाइडेड अनफेवरेबल कितने आउटकम है, या फिर मैं इसको बोल दूं फेवरेबल प्रोबेबिलिटी अपॉन अनफेवरेबल प्रोबेबिलिटी, तब भी एक ही बात है, क्योंकि फेवरेबल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल। यानी ध्यान से देखो इधर, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। फेवरेबल प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल डिवाइडेड बाय टोटल डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल की प्रोबेबिलिटी एन माइनस एम डिवाइडेड बाय टोटल। ये और ये कट जाएगा, दोबारा आंसर वही आएगा ना, सही है ना। तो नंबर ऑफ द इवेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर लेंगे या प्रोबेबिलिटी के कॉरस्पॉन्डिंग बात कर लेंगे, दोनों में एक ही बात है। ऑड्स इन फेवर ऑड्स अगेंस्ट, ये दोनों टर्मिनोलॉजीज समझ में आ गई सभी को, पक्की बात, क्लियर। अगर आ गई क्वेश्चन लिखो, बोलना शुरू करूं क्वेश्चन। लिखिए, अब सब लोग लिखें क्वेश्चन, ये नहीं किया आप लोगों ने। वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन, क्वेश्चन लिखिए, वन ऑफ द टू इवेंट्स मस्ट हैपन, दो में से कोई एक इवेंट पक्का होना है। तो यानी इस बात से समझ में आ गया कि सैंपल स्पेस में वो दो ही इवेंट है, यानी उनका सैंपल यानी उनका यूनियन मिलकर के बना है, ऐसा बोल सकता हूं। उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी वन है, ये बोल सकता हूं मैं। यार ये वही बात हो गई, एक सिक्का उछाला, एक हेड आना एक इवेंट है, एक टेल आना एक इवेंट है, इन दोनों इवेंट में से पक्का एक होगा। तो मतलब पक्की बात है, ये दोनों के दोनों इवेंट क्या है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स है, यानी इन दोनों का सैंपल स्पेस मिलकर के यूनियन मिलकर के सैंपल स्पेस बन रहा है, यानी उनकी यूनियन मिलकर के जो प्रोबेबिलिटी है वो गारंटी क्या आएगी, वन आएगी। ये बात समझ में आ गई। तो ये टर्मिनोलॉजीज, इस तरीके की लाइन का अगर सवाल में इस्तेमाल किया जाए तो सबसे पहली चीज ये दिमाग में आ जानी चाहिए। इज इट क्लियर सभी को। चलिए अगली बात लिखो जरा, गिवन दैट द चांस ऑफ वन, गिवन दैट द चांस ऑफ वन is given that the chance of one is two-third of the other. Chance of one is two-third of the other. आगे लिखें, find the रिपीट करना था, odds। रिपीट। मैं दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन पूरा शुरू से। One of the two events must happen given that the chance of one is two-third of that of other, then find the odds in favor of other.
फाइंड द ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर। आराम से सोचें, कोई जल्दबाजी नहीं, 2 से 3 मिनट लो, देखते हैं कि क्या कर पा रहे हो। ठीक, टेक योर टाइम। दो इवेंट्स अलग अलग नामकरण लिख लें, एक ए इवेंट एक बी इवेंट, ताकि जिस अदर का जिक्र किया गया उससे कंफ्यूजन अपने को बिल्कुल भी ना हो। कितना आंसर है, एक बार वेरीफाई करते हैं। 3/2 आंसर आएगा। 3/2 आंसर है। देखो ना, दो इवेंट्स दे दिए हमने, ए और बी। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है। वो क्या कह रहा है, गिवन द चांस ऑफ वन इज 2/3, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 2/3 ऑफ द अदर, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी अदर आपने बी को माना है। क्लियर होगी बात है। चलिए, तो अब हमें एक चीज तो पता है, ये बात तो क्लियर हो गई कि पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इन दोनों का एडिशन तो 1 आएगा। ये तो कंफर्म हो गई बात। क्लियर है, अभी अभी बात करके हटे थे हम लोग। अब पी ऑफ ए कौन है, 2/3 ऑफ पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ बी, इसकी वैल्यू 1 आ गई। पी ऑफ बी आ गया, कितना आ जाएगी वैल्यू, 3 + 2 5 बाय 3 = 1, यानी पी ऑफ बी आ गई कितनी वैल्यू, 3/5। बी के होने की संभावना 3/5 आ गई। क्लियर होगी बात ये। तो ए की संभावना क्या आ गई, 2/5। तो ए की क्या आ गई प्रोबेबिलिटी, 2/5। बी की प्रोबेबिलिटी आ गई और ए की प्रोबेबिलिटी आ गई। यहां तक क्रिस्टल क्लियर। तो ये तो समझ में आ गया। और हमसे क्या पूछा क्वेश्चन ने, ऑड्स इन फेवर ऑफ अदर, यानी हमसे पूछा ऑड्स इन फेवर ऑफ बी, बी के फेवर में पूछे, तो हम क्या बोलेंगे, फेवरेबल टू बी डिवाइडेड बाय अनफेवरेबल टू बी। बी के कंटेक्स्ट में बात करेंगे ताकि कंफ्यूजन ही ना हो कोई। सही है बात यहां तक। फेवरेबल बी को कितने फेवरेबल है, 3। बी को कितने अनफेवरेबल है, 2, क्योंकि टोटल 5 है। 3 बी को फेवर कर रहे हैं, 2 ए को फेवर कर रहे हैं। तो एज अ रिजल्ट आंसर विल बी 3:2। ठीक है क्या। ऑड्स इन फेवर या ऑड्स अगेंस्ट की बात करें, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी की बात नहीं है, तो इसका आंसर 1 से बड़ा आ सकता है, जैसे कि इस केस में आ रहा है। राइट, प्रोबेबिलिटी की बात यहां नहीं हो रही। डन, अंडरस्टूड होगी बात सभी को। अगले क्वेश्चन पे आ जाए। बोलना शुरू करें, यहां तक क्लियर है सभी को, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अ बैग कंटेन्स, अ बैग कंटेन्स 6 white, 5 black and 4 yellow balls। ठीक, 6 white, 5 black and 4 yellow balls। Find the chance of getting, find the chance of getting either a black or yellow ball। Find the chance of getting either a black और येलो बॉल। आराम से सोचो, चेक करता हूं, 1 मिनट रुको। फटाफट से होने चाहिए, क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। अरे पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी चाहिए आपको, है ना। ए मैंने कहा किसकी प्रोबेबिलिटी, ब्लैक बॉल आने की, और बी येलो बॉल आने की। येलो की प्रोबेबिलिटी कितनी है आने की, येलो की कितनी हो जाएगी, एक येलो बॉल उठाने की, 4 डिवाइडेड बाय 15, है ना। टोटल 15 बॉल है,
4 येलो बॉल्स हैं तो 4/15, और ब्लैक बॉल उठाने की कितनी हो जाएगी? 5/15, तो 4/15 प्लस 5/15, आंसर इज 9/15, आपका आंसर है ये। क्लियर होगी बात ये? पक्का डन? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात नहीं? ठीक है, बोलना शुरू करें आगे। Two dice are thrown. Two dice are thrown. आगे लिखें, getting two numbers, नेक्स्ट लाइन में, getting two numbers whose sum is a multiple, getting two numbers whose sum is a multiple of 4 or 5, getting two numbers whose sum is a multiple of 4 or 5 is considered a success, is considered a success. Find the probability of success. Find the probability of सक्सेस। आराम से पढ़ेंगे क्वेश्चन दोबारा। दो डाइस को थ्रो किया गया, गेटिंग टू नंबर्स जिसका कि सम इज अ मल्टीपल ऑफ 4 या फिर 5, उसको सक्सेस माना जाता है। तो पहले मल्टीपल ऑफ 4, सम एज अ मल्टीपल ऑफ 4। मल्टीपल ऑफ 4 मतलब क्या पॉसिबिलिटी? 4 या 8 या 12, 4 या 8 या 12। तो लिख लो, एक इवेंट ए लिख लिया, एक इवेंट ए लिख लिया, सम ऑफ टू नंबर्स इज 4 और 8 और 12, और बी क्या है? सम ऑफ टू नंबर्स इज 5 या फिर 10, है ना? 5 या फिर 10, 5 का मल्टीपल यानी 5 या फिर 10। अब इसके कितने केसेस हो रहे हैं बताओ जरा। 4 कैसे कैसे आ जाएगा? 1 3, 3 1, 2 2, और कोई तरीका? 4 का नहीं है। 8 की बात कर लो, 2 6, 6 2, 3 5, 5 3, 4 4 4, और कोई तरीका? 12 के लिए ओनली 6 6। कितने पॉसिबल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी केसेस आगे 9 डिवाइडेड बाय टोटल कितने केसेस हो जाएंगे? 36, क्योंकि दो डाइस की बात हो रही है। तो ये किसकी प्रोबेबिलिटी आ गई? ये आ गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ए की प्रोबेबिलिटी आ गई 9/36। इसी तरह बी की भी बात कर लो, इसके केसेस कितने बनेंगे? 5 कैसे कैसे आएगा? 2 3, 3 2, 4 1, 1 4, और कोई तरीका 5 का? 10 के लिए 5 5, 4 6, 6 4, और कोई तरीका? और तो कोई नहीं होगा। कितने केस हो गए? 4 और 3 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गई 7/36। इन दोनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया, यानी 16/36, यानी 4/9। हाँ भैया डन। समझ में आ गया सभी को? कोई कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? चला जा सकता है आगे? ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें। देर आर 3 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। 3 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग, ये लिख लें क्वेश्चन, लिख लो। देर आर
थ्री, बंद कर दो किताब को, अच्छी बात है ना, रिवाइज हो जाएगा तो बढ़िया ही है ना। देर आर 3 रेड एंड 3 ब्लैक बॉल्स इन अ बैग। लिख लिया यहां तक सभी ने? नेक्स्ट लाइन में लिखिए, 3 balls आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम द बैग। 3 balls आर टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम अ बैग। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 red and 1 black ball, 2 red and 1 black ball, or 1 red and 2 black balls, or 1 red and 2 black balls। दो अलग अलग इवेंट हो गए, दोनों की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग पहले निकालें। 3 red and 3 black balls हैं। आंसर क्या आ रहा है बोलो? कितना आ रहा है? 9/10 आंसर है। दोबारा चेक करें, गलती की आपने। तो 3 बॉल्स निकाली गई, इवेंट वन में 2 रेड 1 ब्लैक है। जो इवेंट वन है उसमें 2 रेड 1 ब्लैक है, और जो इवेंट टू है उसमें 1 रेड और 2 ब्लैक है। और का केस है बीच में, या तो ये इवेंट कर रहे हैं या ये इवेंट कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन डाटा है ना। अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सही है, इवेंट वन की प्रोबेबिलिटी की मैं अगर सिंपल भाषा में बात कर लूं, भाई 2 रेड बॉल उठानी है, 3 रेड बॉल अवेलेबल है, तो तीन में से कोई दो उठा लो। एक ब्लैक उठानी है, 3 ब्लैक अवेलेबल है, तीन में से कोई एक उठा लो। डिवाइडेड बाय 3 टोटल बॉल उठानी है आउट ऑफ 6 टोटल बॉल, यानी 6 में से कोई 3 बॉल उठानी है। मेरी बात समझ आई यहां तक? क्लियर है ये? पक्का? प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 की बात करें तो यहां पर तीन में से कोई एक उठानी है, तीन में से कोई दो उठानी है, डिवाइडेड 6 में से कोई 3 उठानी है। अब इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि और की बात की जा रही है। दैट्स योर आंसर। नहीं समझ आया दोबारा पूछे। सक्षम क्लियर है? नेक्स्ट वीक आपको मैं एक रिवीजन का प्लान दूंगा पूरा, ठीक है ना। मतलब अलोंग विद, आई एम नो डाउट, बायनोमियल अभी शुरू करेंगे जो हमने बात करी भी थी। बायनोमियल के बाद लिमिट्स वाला चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मैं एक रिवीजन का प्लान दूंगा, थोड़ा थोड़ा आप अपना आ, किस ऑर्डर में करना है रिवीजन मैं आपको दूंगा, तो उससे एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। और इन एडिशन टू इट, थोड़ा सा अब मैं मतलब दोनों तरीके के बच्चों को अलग कैटर करूंगा। रिवीजन से तो सारे आ जाएंगे, और जो बच्चे एक आजकल जो रेज्ड लेवल के असाइनमेंट जो करते हैं, उनको पूरी कोशिश रहेगी अगले हफ्ते से जो असाइनमेंट मिलेगी उसमें सिंगल करेक्ट हट करके अब मल्टीपल या मैच द कॉलम या इंटीजर टाइप वाली चीजें मिलनी शुरू हो जाएंगी, यानी
एडवांस्ड के पर्सपेक्टिव काम शुरू कर लेंगे। क्लियर? जो दूसरे बच्चे जो नहीं देते हैं वो भी देना चाहें उसको दे दें, मैं किसी को मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप किया हुआ काम ऑलवेज एडवाइजेबल एंड फ्रूटफुल होता है। ठीक, ये हफ्ता स्पेशली जो रेज लेवल जो लोग असाइनमेंट कर रहे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, ये हफ्ता भी हम अभी पूरे कोनिक पे ही लगाएंगे और कोनिक को खत्म करेंगे पूरा। ठीक है ना? कोनिक को कंप्लीट करेंगे। आई एम वेरी श्योर पहले के मुकाबले कोनिक के अंदर में कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा। हाँ या ना? जितने और क्वेश्चन करोगे, जितने कर लिए उतने और करने हैं। इस हफ्ते का टारगेट है हमने कम से कम अपने हाथ से हर रोज के 20 क्वेश्चन करने हैं। तो हर रोज के 20 क्वेश्चन है, एक हफ्ते में कितने क्वेश्चन हो गए? 150 क्वेश्चन हो गए लगभग। अगर कर लिए मिक्सअप, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, उनको भी इंक्लूड कर लो इसके अंदर में, कोई चक्कर नहीं है। तो अपने आप चीजें वर्कआउट हो जाएगी। ठीक है ना? और जो दूसरे जो लोग रेज लेवल असाइनमेंट नहीं कर रहे हैं उनसे मेरी एक जेन्युइन सी सबमिशन है, प्लीज जितने ऑलरेडी असाइनमेंट्स, डीपीपीस जितनी आपको ऑलरेडी दी गई हुई हैं पहले, वो सारी की सारी एक बार ढंग से इस हफ्ते में पूरी रिवाइज कर लें। कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये 5 चैप्टर है। बिलीव मी, ये 5 चैप्टर कल मेरे से आपने पूछा भी था, है ना, बात हुई भी थी हमारी। इनका वेटेज 11वीं में जेई के कॉरस्पॉन्डिंग बात करूं तो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना? इस हफ्ते का पूरा स्पैन है, इसके ऊपर काम करेंगे। जो चल रहा है क्लास में वो तो चल रहा है, उसकी बात ही नहीं है ना? दिस इज इन एडिशन टू व्हाट इज ऑनगोइंग इन द क्लास। उसको खत्म करें ताकि फिर अगले हफ्ते से यानी टेंटेटिवली 1 जनवरी ऑनवर्ड्स एक रिवीजन प्लान नया इन एडिशन टू, मतलब कौन सेक्शन खत्म हो जाएगा वो आपको मिल जाएगा। और फिर उसके अंदर में रेज लेवल असाइनमेंट का लेवल और रेज हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। आंसर बताया तो 9/10। नहीं आ रहा क्या? ऐड कर लो, आ जाएगा, 9/10 आ जाएगा। आ गया? ठीक है। क्वेश्चन लिखे, 4 persons आर चोजन एट रैंडम। लिखे, लिखो लिखो ये करा हुआ है। ठीक है, बस ये लास्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों ने करा हुआ है, अब नहीं करेंगे इसके बाद सारे। लिख ले, 4 persons आर चोजन एट रैंडम फ्रॉम अ ग्रुप। 4 persons are chosen at random from a group comprising 3 men, 3 men, comma 2 women and 4 children. 3 men, 2 women and 4 children. Show that the chance, show that the chance that at most, show that the chance that at most two of them, at most two of them will be children, will be children is 5/6, is 5/6। आज घूमी नहीं आई है क्या? मेरे को नजर नहीं आई। चलो करिए, ट्राई प्लीज करें।
देखिए, चलो एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। चार पर्सन हैं, 3 men 2 women 4 children। 3 men 2 women 4 children। और हमने इनमें से क्या करना है, 4 पर्सन सेलेक्ट करने हैं। 4 persons। क्वेश्चन ने कंडीशन दे दी कि एट मोस्ट 2 of them आर चिल्ड्रन। एट मोस्ट 2 of them आर चिल्ड्रन, है ना। ये कंडीशन है, 4 लोग चाहिए अपने को। तो सही है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। भाई अगर मैं चाइल्ड, या तो 0 चिल्ड्रन रिक्वायर्ड है, या 1, या 2, यही 3 केस बन सकते हैं। या तो 0 चाइल्ड रिक्वायर्ड है, या 1 चाइल्ड, या 2 चाइल्ड। ये बात समझ में आ गई। ये मैंने चाइल्ड का केस लिख लिया, चिल्ड्रन। ये केस 1, ये केस 2, ये केस 3। अब मान लीजिए एक केस में 0 चिल्ड्रन आ रहे हैं। कितने मैन आ रहे हैं और कितने वीमेन आ रहे हैं इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, टोटल मेंबर 4 होने चाहिए। कंडीशन केवल चिल्ड्रन पे, मैन और वुमेन पे नहीं है। तो हमें उसकी बात अलग से कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैंने उनको एक साथ लिख लिया। मेन प्लस वुमेन की बात मैंने एक साथ कर ली। मेन एंड वुमेन की बात एक साथ कर ली मैंने। मैंने उसमें कितने मेन कितने वुमेन, नो डाउट हम कर सकते हैं, लेकिन उससे लंबा ही होगा क्वेश्चन, जो कि किसी यूज का नहीं है। क्लियर हो गई मेरी बात? पक्का? तो ऑब्वियस सी बात है, टोटल अपने को कितने चाहिए? टोटल 4 मेंबर चाहिए। तो इधर 0 है तो इधर 4 चाहिएंगे, इधर 1 है तो इधर 3 चाहिए, इधर 2 है तो इधर 2 चाहिएंगे। ये बात हो सकती है, तभी तो टोटल 4 आएगा। ये 3 केसेस की बात हो गई। ये पहला केस हो गया, ये दूसरा केस हो गया, और ये तीसरा केस हो गया। इन तीनों केसेस की प्रोबेबिलिटीज अलग अलग से निकाल करके ऐड कर देंगे, तो वो टोटल सम आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। क्लियर? तो अगर मैं इन सब की प्रोबेबिलिटीज की बात करूं, पहले केस की प्रोबेबिलिटी, अब हमें मालूम है कि हमारे पास 4 चिल्ड्रन अवेलेबल है, ठीक है ना। उनमें से 0 रिक्वायर्ड है, और 5 मेन एंड वुमेन हैं, उनमें से 4 रिक्वायर्ड है। अपॉन टोटल, ये तो फेवरेबल हो गया। टोटल कितने? 3 और 2 5 और 4 9, 9 पर्सन हैं, उनमें से कितने चाहिए? 4। तो उसमें से 9C4। इसकी बात करेंगे तो 4 में से कोई एक चिल्ड्रन, और बचे कुछ 5 मेन एंड वुमेन में से कोई 3 मेन एंड वुमेन, डिवाइडेड बाय 9C4। और इधर की बात करें, उन 4 में से कोई 2 चिल्ड्रन, और इन 5 में से भी कोई 2 चिल्ड्रन, डिवाइडेड बाय 9 में से कोई 4। इन सबको आप ऐड कर दें, वो आपका फाइनल आंसर आएगा। समझ में आई बात? क्लियर है? लिखो। लिख लो, कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, दोबारा पूछें प्लीज। क्लियर होगी बात यहां तक? कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को? लिखो टॉपिक का नाम, एडिशन लॉ फॉर 3 इवेंट्स।
टॉपिक का नाम लिखें, एडिशन लॉ फॉर 3 इवेंट्स। एडिशन लॉ फॉर 3 इवेंट्स। लिखे, नीचे की लाइन लिखें, इफ कैपिटल ए कॉमा बी कॉमा सी, if A, B, and C are 3 events associated with a random experiment, if A, B, and C are 3 events associated with a random experiment, then जो मैं लिख रहा हूं ये लिख लें पहले। लिख लिया सभी ने? ये वही दोबारा सेट थ्योरी में जैसे 2 इवेंट्स की बात होती थी, फिर 3 इवेंट्स की बात होती थी, तो यहां पर भी वही प्रोबेबिलिटी में 3 इवेंट्स की बात हो रही है। तो ये ए कोई एक इवेंट है, एक कोई बी है, कोई एक सी है, ये एक सैंपल स्पेस है। ए यूनियन बी यूनियन सी की बात हो रही है। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये कंप्लीट की बात हो रही है। इसको मैं अगर शेड कर दूं, ये रहा ए यूनियन बी यूनियन सी इज दिस वन। ठीक है ना, ये पूरे की बात हो रही। ए यूनियन बी यूनियन सी को डायग्रामेटिकली वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। तो ये क्या कहा मैंने कहा, ध्यान से सुने, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी, ए की बी की सी की प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दिया, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी कौन सा हिस्सा है, ये वाला पोर्शन, ये ये ए इंटरसेक्शन बी है। इसी तरह ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा, ये वाला, ये बी इंटरसेक्शन सी आ जाएगा। इसी तरह ये सी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा। ये तीनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्लियर होगी बात ये? लेकिन ये जो बीच का हिस्सा है, यानी दिस वन, ये एक बार तो चाहिए ही अपने को, क्योंकि जब सारा मैंने शेड किया था तो इसके अंदर में ये वाला जो हिस्सा आ रहा है, या हर हिस्सा एक एक बार ही आ रहा है। तो ये तो अब पी ऑफ ए की बदौलत यहां ऐड हो गया था, बी की बदौलत भी ऐड हो गया था, सी की बदौलत भी ऐड हो गया था। तो एक बार अलग से ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? 3 बार ऐड हुआ, 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, तो हट गया फाइनली। एक बार ऐड तो करना पड़ेगा, ये इसका मतलब है समझने का। नहीं समझ आई मेरी बात? देख लो, नहीं समझ में दोबारा पूछ लो। मैंने कहा ए बी सी की प्रोबेबिलिटीज ऐड कर दी। ऐड करने के बाद ए और बी का कॉमन पार्ट, यानी ये वाला हिस्सा, दिस वन, ये दिस वन, ये वाला पार्ट मैंने सब्ट्रैक्ट किया। जब ये पार्ट सब्ट्रैक्ट किया, तो ये जो सबसे बीच का जो पार्ट है वो भी तो सब्ट्रैक्ट हुआ। तो एक बार इसके थ्रू सब्ट्रैक्ट हो गया, ऐसी एक बार इसके थ्रू, और ऐसी एक बार इसके थ्रू। तो यानी 3 बार सब्ट्रैक्ट हो गया, और 3 ही बार एक एक बार इनके थ्रू ऐड हुआ था। लेकिन फाइनली एक बार चाहिए तो है अपने को, इसीलिए उसको ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करके अलग से ऐड कर दिया। याद करने का तरीका, सबको ऐड कर रहे हैं, माइनस करना है, फिर दो दो करके, और फिर प्लस तीनों को एक साथ लेकर के।
ठीक है ना, ध्यान रहेगी ये बात सभी को, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, तीन इवेंट्स की बात कर रहे हैं, और इन सबका मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये ए यूनियन बी यूनियन सी है का पूरा, और ये वाला जो पोर्शन आ जाता है, ये कौन सा पोर्शन कहलाएगा? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। और जो भी चीजें आती रहेंगी वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बात करते चलेंगे। क्लियर होगी बात ये? आगे लिखें एक और बात, लिखो, इसी के नीचे लिखो, इफ ए बी एंड सी, इसी के नीचे, आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली exclusive events, then P of A intersection B is equal to P of B intersection C is equals to P of C intersection A is equal to P of A intersection B intersection C is equal to 0। ये सारी की सारी बातें जीरो हो जाती हैं, एंड देयरफॉर ऐसे केस में P of A union B union C will be equal to P of A plus P of B plus P of C। देखो समझ आ गई बात क्या? अगर ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो दो दो का कॉमन या तीनों का कॉमन, सारी वैल्यू जीरो आ जाएंगी। तो उस फॉर्मूला में देखेंगे ध्यान से, ये हटा दो ये सारा हटा दो, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात दी गई है या नहीं दी गई है। यहां तक समझ में आ गई बात? आस्तिक भैया क्लियर है? पक्का? हाँ जी, सबको समझ आ गया? यहां तक कोई डाउट? मैं मिटा रहा हूं जी। आगे एक और चीज लिख लो, उसके बाद क्वेश्चंस पे आते हैं। लिखो, नेक्स्ट पॉइंट करके लिख लो, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स, इफ ए कैपिटल ए एंड कैपिटल बी are two events associated with a random experiment, then ये दोनों लिख लो जो मैं लिख रहा हूं। देखो ये बात सेल्फ अंडरस्टूड है, एक बार लिखो डायग्रामेटिकली, देखो समझ में आ रही। क्लियर होगी बात? ये दोनों पॉइंट्स क्लियर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, जो ए का पार्ट है उसका कॉमन पार्ट जो बी में नहीं है उसके साथ,
तो वो ए इंटरसेक्शन बी बार ये वाला हिस्सा है, केवल ध्यान से देखो। ए का वो पार्ट कॉमन जो बी में नहीं है उसके साथ। बी में कौन सा नहीं है? ये बी का पार्ट है, इसके अलावा सब कुछ बी में नहीं है। उसके साथ ए का कौन सा पार्ट कॉमन आ गया? ये आ गया जो शेडेड आ गया। एंड यही, और उसके लिए क्या लिख दिया? ए में से ए और बी का जो कॉमन पार्ट है वो हटा दो, आपका आंसर आ गया। क्लियर होगी बात? और ठीक वैसी ही बात ए बार इंटरसेक्शन बी के लिए बात कर रहे हैं। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात? नो टेंशन? क्लियर है बात? चलने आगे, क्वेश्चन लिखना शुरू करें। Two dice are tossed once. Two dice are tossed once. Find the probability of getting find the probability of getting an even number on the first die. Find the probability of getting an even number on the first die or a total of 8, और a total of 8। आराम से सोचो इसको, क्या करोगे? सोच समझ करके दिमाग लगाए, 2-3 मिनट लगाए दिमाग, फिर आगे मैं बताता हूं। इवेंट्स के टर्म्स में बात करते हैं। पहला ए इवेंट मान लेते हैं कोई, ध्यान से सुनो। ए इवेंट क्या कह रहा है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाइस एंड एनी नंबर ऑन द सेकेंड डाई, है ना? इवन नंबर पहली डाइस पे आए, सेकंड पे क्या है कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 20 बाय, हाँ सही है, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। चलो, तो इवन नंबर पहली डाइस पे आए और सेकंड पे कुछ भी आ जाए, इसके कितने तरीके होंगे? 18 तरीके होंगे। क्यों होंगे 18? क्योंकि इवन नंबर क्या क्या हो सकता है? 2, 4, 6। तो 3 पॉसिबिलिटीज हो गई। और ये फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए और अगली प्लेस पर आने के लिए 6 पॉसिबिलिटी है, तो ये 18 तरीके हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज नथिंग बट 18/36 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तरीके तो 36 ही होंगे, है ना? 6 × 6 कर लेंगे बात। अब बी इवेंट की बात कर ले। बी इवेंट क्या है? क्या बोला? और आ टोटल ऑफ 8, तो लिख दे रहा हूं टोटल ऑफ 8। अब टोटल ऑफ 8 के कितने तरीके हैं? 5 ही तरीके, 3, 5, 5, 3, 4, 4, 2, 6, 6, 2। करेक्ट है बात, है ना? मैं लिख भी दे रहा हूं ये बात, 3, 5, 5, 3, 2, 6, 6, 2, 4, 4। तो यानी ये 5 केसेस हो गए। तो यानी बी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो। बी की प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 5/36। अब और की बात हो रही है, तो पी ऑफ ए यूनियन बी की बात हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी तक जितने सवाल किए थे वहां पर ए इंटरसेक्शन बी पिछले केस में, पिछले वाले क्वेश्चन जो आज कराए हैं उनमें 0 आ रहा था, कुछ भी कॉमन नहीं था। अब कॉमन आएगा, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है यही तरीका अपनाओगे, +5/36। इसमें से ए और बी का कॉमन पार्ट इनका के सम 8 आ जाए एंड फर्स्ट प्लेस पे इवन आ जाए। कितने केसेस है? 1, 2, 3, ये तीनों केसेस करेक्ट।
तो माइनस का 3/36। यहां से सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आ गया 20/36। क्लियर होगी बात, यानी 5/9। क्वेश्चन लिखो एक, बोलना शुरू करो। डन, कोई टेंशन, कोई कंफ्यूजन? लिखो आगे। Two cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. Two cards are drawn at random from a well shuffled pack of 52 cards. What is the probability that what is the probability that either both are red or both are kings? Either both are red or both are kings. हाँ भाई, टोटल तरीके तो दो कार्ड्स उठाए जा रहे हैं तो 52 C2 ही होंगे, है ना। सैंपल स्पेस की बात करें, ए एक इवेंट मान लो, बोथ द कार्ड्स आर रेड, तो कितना हो जाएगा? 26C2 डिवाइडेड 52C2, है ना। ये ए इवेंट की बात हो गई, ऐसा बोल दो, क्योंकि 26 कार्ड जो है ना रेड होंगे। क्लियर? और बोथ आर किंग्स, होते कितने किंग? चार, तो उनमें से चार में से दो उठा लो, 4C2 डिवाइडेड 52C2, उसमें से दोनों का कॉमन हटा दो, ए और बी का कॉमन पार्ट, यानी अब कितने कॉमन पार्ट है? कितने? दो कार्ड्स उठाने, अब दो रेड होते हैं और दो ब्लैक होते हैं, तो 2C2 दोनों के दोनों उठा लिए, डिवाइडेड बाय 52C2। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? जो कॉमन पार्ट है, यानी रेड एंड किंग। हाँ भी क्लियर है यहां तक? 55 डिवाइडेड बाई 221, या 330/1326। अगला क्वेश्चन लिखें। A number is chosen at random from the numbers 1 to 50. A number is chosen at random from the numbers 1 to 50. What is the probability? What is the probability that the number is a multiple of? What is the probability that the number is a multiple of
2 और 3, number is a multiple of 2 और 3। करो ट्राई। केसेस बनाओ, इवेंट्स बनाओ। नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 और 3, ए के केसेस अलग बनाओ, मल्टीपल ऑफ 2 के, मल्टीपल ऑफ 3 के अलग बनाओ, सब्ट्रैक्शन के अलग बनाओ। करिए। कितना? 10/। आंसर देख लेते हैं, भी आंसर चेक करके बताऊंगा। नहीं, ये आंसर गलत है, 33/50 आएगा। 50, 50। अच्छा, तभी गलत आ रहा है। 50, 50, 50। 15 के हिसाब से कर लिया सभी ने? कितनों ने 15 के हिसाब से कर लिया था? अच्छा, चलो 50 के हिसाब से कर लो प्लीज। 33/50 आ रहा है, यस। सही है। मुनीश, आ गया आंसर रास्ते में? कहाँ पहुंचा है? घूम घुमा के आ रहा है। समीर, आंसर आ गया? अबे समीर कहाँ से हो, तुम्हारा नाम समीर ने तो बोला नहीं। दक्ष, आंसर आ गया? ओके सर, प्लीज ट्राई सर, कैरी ऑन। ये बंदा खतरनाक है, हाथ हाथ तोड़ देता है, ये देख किसी को तोड़ गया है। आंसर आ गया? हाँ जी, आ गया। आ ही गया है। आंसर बताओ, 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 बताओ। क्या बात है। चलिए, मल्टीपल ऑफ 2 और मल्टीपल ऑफ 3। अब ए इवेंट के अंदर में ऑब्वियस सी बात है, 2, 4, 6 अप टिल 50 तक की बात हो जाएगी। और मल्टीपल ऑफ 3 में 3, 6, 9, 48 तक चले जाएंगे। ठीक है ना? वो 25 केस हो जाएंगे, ये 25 हो जाएंगे, और ये 16 केसेस हो जाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 25/50 है ना? क्योंकि आपको एक ही नंबर चूज करना है। 25/50 प्लस 16/50 माइनस का उन दोनों का कॉमन पार्ट, यानी 6 से डिविजिबिलिटी। कितने केस होगा 6 वाले? तो 8/50 ये कर दो, आपका आंसर आ, जो भी आएगा। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन? पक्की बात नहीं? 33/50। एक क्वेश्चन लिखिए। हो गया? सभी को क्लियर हो गए?
ये क्वेश्चन के तीनों पार्ट करें। कितना आ रहा है? तीनों करो एक साथ, इकट्ठे डिस्कस कर। नहीं नहीं, 0.7 नहीं आएगा। रीचेक करो। एक मिनट, एक मिनट। ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, 0 नहीं 0.1 है, प्लीज चेंज कर लो। तब आपका आंसर उस तरीके से आ रहा होगा। ये 0.1 है, प्लीज ये चेंज कर लें। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0.1। करे करे करे, ट्राई करें, होने चाहिए। 0.6, 0.1 और अगला 0.4। सही है, सही है। नहीं, एक मिनट। थर्ड पार्ट इज, थर्ड पार्ट का क्या आंसर दिया आपने? एक मिनट, मैं आंसर लिख रहा हूं। ए यूनियन बी, इसका आंसर है 0.6। ए बार इंटरसेक्शन बी, इसका आंसर है 0.1। ए बार इंटरसेक्शन बी बार का आंसर है 0.9। इसका 0.9 आंसर आएगा। चेक करो, ठीक आ रहा है? एक और पार्ट लिखना, लिख लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, और इसका आंसर आएगा 0.4। आराम से करो, 2 मिनट और लो। साकित आ गया आंसर? पहले वाले का तो बहुत ही आसान है, ए यूनियन बी। वो क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो जो कि 0.6 आ गया। क्लियर होगी बात ये? अब ए बार इंटरसेक्शन बी अभी वेन डायग्राम से समझाया था। ए बार इंटरसेक्शन बी, ध्यान से देखो, अगर नहीं समझ आया मैं दोबारा डायग्राम बना रहा हूं। ये ए है, ये बी है। ए बार का बी के साथ कॉमन यही तो पार्ट होगा। ए बार जो ए में नहीं है, उसका कॉमन पार्ट बी के साथ। तो इसको क्या लिखोगे? डायग्राम से समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो बी की प्रोबेबिलिटी 0.2 माइनस का 0.1, आंसर इज 0.1। अब इधर आ जाओ, पहले आखिरी पे आ जाओ। ये उसी के जैसा है, तो ये क्या बन जाएगा? पी ऑफ ए
माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पी ऑफ ए इज 0.5 माइनस का 0.1 इज 0.4। क्लियर होगी बात यहां तक? अब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ये सोच के बताओ क्या होगा। ए में जो नहीं है उसका यूनियन, उसका इंटरसेक्शन, नहीं अच्छा यूनियन की बात हो रही है, जो बी में नहीं है, तो क्या लिख दें? दोबारा बोलो। सोच के देखो, डायग्रामेटिकली सोच के देखो। मैं दोबारा इधर डायग्राम बना रहा हूं, देखो सुनो। सोचने का खेल है, सारा का सारा सोचना पड़ेगा। ये ए है और ये बी है। ए बार यूनियन बी बार, और यूनियन का मतलब होता है, ए यूनियन बी का मतलब होता है ए और बी और बोथ, है ना? ये होता है। ए बार यूनियन बी बार का क्या मतलब होगा? ए में जो नहीं है और बी में जो नहीं है और जो दोनों में नहीं है ना? ए और बी और बोथ, मतलब ए, तो क्या लिख दें इसके अंदर में? सैंपल स्पेस माइनस, बिल्कुल। और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। तो इसका आंसर आएगा 1 माइनस का पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कुछ सोच करके देखे सब लोग। यानी मैं ये चीज घटा रहा हूं बस खाली, और सब कुछ इंक्लूडेड है। क्यों? ए बार, अब 1 मिनट के लिए मैं इसको हटा रहा हूं समझाने के लिए, 2 मिनट सुनेंगे सब लोग मेरी बात, है ना? ए बार, ए बार कौन सा हिस्सा है जो ए में नहीं है? ये लो। ठीक, ए में जो नहीं है वो ये वाला हिस्सा आ गया। इसका यूनियन कौन सा? जो बी में नहीं है। बी में जो नहीं है, बी में ये नहीं है, उन दोनों का यूनियन हो रहा है। और यूनियन का तो मतलब सब कुछ आता है लेकिन एक ही बार आता है। तो बीच में किस रीजन में लाइन नहीं आई है? केवल इस वाले रीजन में जो ए इंटरसेक्शन वाला है। और सभी जगह या तो एक बार लाइन आ रही है जो मैंने शेड करा एरिया, या 2 बार आ रहा है। जो 2 बार भी शेड किया वो भी एक ही बार आएगा, और जो एक बार किया वो तो एक बार आएगा ही, और जो नहीं शेड हुआ वो नहीं आएगा। तो ऐसा केवल यही एरिया बचता है जो शेड नहीं हुआ है, तो टोटल में से वो घटा दो, खत्म हो गई बात। नहीं समझ आई मेरी बात? है ना? ए यूनियन बी का मतलब ए और बी और बोथ। तो वही बात मैंने कर दी कि ए बार और बी बार और बोथ। क्लियर है? नहीं समझ आया? बोलो बोलो, किसे नहीं समझे दोबारा बताऊंगा। क्लियर होगी बात? पक्का? पक्की बात? मुनीष समझ में आ गई बात? पक्की बात? सबको क्लियर? श्योर? एक क्वेश्चन और लिखो। फ्रॉम अ वेल shuffled pack of 52 cards, a card is drawn at random. From a well shuffled pack of 52 cards, comma, a card is drawn at random. Find the probability. Find the probability that it is either a heart or a king. Find the probability that it is either a heart or a king. करो, either a heart or a king. तो दोनों इवेंट्स को ए और बी अलग नाम दे, इंटरसेक्शन अलग निकाले, और की बात हो रही है उसको सब्ट्रैक्शन कर दे। करिए ट्राई। आंसर बोलो। 16/52 परफेक्ट आंसर है, सही है। सब लोग ट्राई कर ले। जाने वाले कौन रोक पाए? कहाँ जाना है? ओहो ओह, ठीक, 5 मिनट फ्री करूंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन ना लो।
एनर्जी अलग आ गई, ये देखो। ठीक है ना, 52 कार्ड्स है, एक कार्ड उठाया गया है। इट इज ईदर अ हार्ट और अ किंग। कितने हार्ट्स होते हैं? 13। हार्ट डायमंड स्पेड क्लब 13 13 13 13 होते हैं। तो ए की प्रोबेबिलिटी 13/52 प्लस ईदर अ हार्ट और अ किंग। किंग कितने होते हैं? 4। 4/52 माइनस ए की केस होगा जो हार्ट एंड किंग होगा। क्लियर हो गई बात? तो ये आंसर आ गया आपका, डन होगी बात। यानी आंसर आएगा फाइनली 16/52, 4/13। क्लियर? और मेरी तरफ से प्रोबेबिलिटी चैप्टर यहां खत्म हो जाता है। अब बैठे रहो 2 मिनट के लिए शांति से।